बच्चों, आज इस वीडियो में जामुन का पेड़ पाठ का प्रश्नोत्तर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इसकी पहले व्याख्या पूरी हो चुकी है इस चैप्टर की। आज प्रश्नोत्तर पूरा करके आज मैं इस चैप्टर को पूर्ण करने जा रहा हूं। तो इसमें जो कुल प्रश्न हैं पाठ के साथ और पाठ के आसपास, इन बिंदुओं के अंतर्गत हैं ये प्रश्न। पाठ के साथ कुल 4 प्रश्न हैं और पाठ के आसपास के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न हैं। 4 और 3 7, इन 7 प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं इसमें हिंट दे रहा हूं आपको, हर प्रश्न का हिंट दे दूंगा। और लास्ट में एक प्रश्न है, शीर्षक सुझाइए। तो इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उनके आधार पे आपको शीर्षक सुझाइए यह प्रश्न भी आपको अपनी क्लास नोटबुक में, क्लास वर्क बुक में, कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पाठ के साथ के क्वेश्चन नंबर 1 पर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थीं। ये एक सेंटेंस है इस चैप्टर का। उससे पहला प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। यह जो संवाद है इस कहानी के अंतर्गत, कहानी की शुरुआत में ही है। सेक्रेटेरिएट के लान में एक जामुन का पेड़ था, वो गिर जाता है। तो सुबह जब सारे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उस जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं, तो उन जामुनों की याद करता हुआ, उस जामुन के पेड़ की याद करता हुआ एक क्लर्क ये बात कहता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। उसकी याद करता है कि उसके फलदार जो जामुन थे, उसके रसीले जामुन थे, वो बड़े चाव से खाता था, अपने घर भी ले जाता था, इसलिए वो उसकी याद करता है जामुन के पेड़ की। इसका दूसरा पार्ट है प्रश्न का, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों के अंतर्गत इंसान के प्रति संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता का पता चलता है। उसी पेड़ के नीचे एक इंसान दबा हुआ कराह रहा है और उसकी चिंता नहीं है इस क्लर्क को या उस उपस्थित पूरे जनसमूह को, और इन लोगों को केवल जामुन, रस फलदार पेड़ की याद और रसीले जामुनों की याद आ रही है, जो कि आने वाले समय में इनको मिलने वाली नहीं है। तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये कितने स्वार्थी हैं, कितने संवेदनशील हैं, कि इंसान की पीड़ा का, कराह का, दुख दर्द का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। शुरुआत से अगर देखेंगे तो जब आदमी पेड़ गिरता है, एक इंसान दब जाता है उसके नीचे, तो उसकी फाइल पहले कृषि विभाग में भेजी जाती है, फिर कृषि विभाग के पश्चात हॉर्टिकल्चर में भेजी जाती है, और इस तरह से फाइलें गुजरती रहती हैं। तो जो एक माली होता है, जो इस दबे हुए व्यक्ति की वास्तव में वही एक, उसी के अंतर्गत इसकी पीड़ा और दर्द का एहसास करता है ये माली। तो उसको खाना खिलाता है, उसकी हालचाल पूछता है, और सच में वही केवल माली एक ऐसा है जो कि उसको बाहर निकालने का गंभीरता से प्रयास भी करता है, लेकिन उसे निकालने नहीं दिया जाता।
तो जब वो मालिक कहता है कि तुम्हारी फाइल जो है चल रही है और जल्दी ही तुम्हें निकाल लिया जाएगा, तो उसी संदर्भ में वो एक शेर कहता है, दबा हुआ व्यक्ति, कि वो कहता है ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये बात जैसे ही कहता है वैसे ही वो माली दूसरे लोगों से बताता है कि ये तो एक कवि है, शायर है, और पूरी भीड़ वहां पे जुट जाती है इसकी, ये तो सामान्य इंसान नहीं है, ये कवि है और शायर है। और इससे क्या असर पड़ा, इसकी इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। फाइल की यात्रा पर असर ये पड़ा कि चूंकि ये बंदा, जो दबा हुआ बंदा है, एक शायर है, एक कवि है, इसलिए अब उसकी फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग से कहाँ भेज दी जाती है, कल्चरल विभाग में भेज दी जाती है। अब कल्चरल विभाग ही इस, चूंकि ये कल्चर विभाग का बंदा है, ये कवि है, शायर है, अब ये कल्चर विभाग की जिम्मेदारी है कि इस बंदे को जीवित बचाकर इसे पेड़ के नीचे से निकाले। तो फाइल की पूरी दिशा ही बदल जाती है उसकी। तीसरा प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। कृषि विभाग ने कहा कि चूंकि ये फलदार पेड़ है और जो कृषि विभाग है वो फसलों से संबंधित है, वो फूलों और फसलों से संबंधित है, वो बड़े पेड़ों से संबंधित, फलदार पेड़ों से संबंधित नहीं है। और जो हॉर्टिकल्चर विभाग होता है वो बाग बगीचों और फलदार पेड़ों से संबंधित होता है। इसलिए चूंकि ये जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, बड़ा पेड़ है, इसलिए कृषि विभाग ने जो है उस फाइल को अपने यहां से रिजेक्ट करके हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इसमें इस पाठ में अब देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, कल्चरल विभाग है, विदेश विभाग है, इन सारे विभागों की चर्चा की गई है। और ये सब स्वतंत्र विभाग होते हैं जिनका अपना मंत्री होता है, अपनी पूरी व्यवस्था होती है, अपना मंत्रालय, अपने सचिव, अपने कर्मचारी होते हैं। और इस तरह से इन 4 विभागों की यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि 4 विभाग में इस दबे हुए व्यक्ति की फाइल जाती है। इसका दूसरा प्रश्न का पार्ट है, उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। यहाँ पर फाइलें बन जाती हैं, एक डेस्क से दूसरे डेस्क, एक मेज से दूसरी मेज फाइलें सरकती रहती हैं, संवेदनहीन होकर निर्णय लिए जाते हैं, विवेक शून्य होकर निर्णय लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन सरकारी विभागों में जो निर्णय की प्रक्रिया है वो बेहद दोषपूर्ण है, बेहद इंसानियत से परे है। जहां पर इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर विवेकहीन निर्णय, ऐसे निर्णय। हाँ, एक विभाग और है, मेडिकल विभाग भी इसमें है, कि जिसमें उसको इंसान को काट कर अलग अलग निकाल कर फिर बाद में प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात की जाती है। तो यहाँ पर इससे अंदाजा ये मिलता है कि ये जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें इंसान और इंसानियत का कोई भी कतरा उसमें दृष्टिगोचर नहीं होता है, उसमें केवल उनका अपना स्वार्थ होता है, विवेकहीनता होती है। और कहीं ना कहीं वो सरकारी विभागों का जो एक लेट लतीफी लाल फीताशाही की जो प्रक्रिया है निरंकुशता की, वह सारी चीजें इस पूरी प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होती हैं। अब ये पाठ के साथ के चारों प्रश्न हो गए पाठ के आसपास।
इसका पहला प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग होता है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ना है पूरा चैप्टर को, और कहां पे उस दबे हुए आदमी को निकालने की कोशिश की जाती है। और एक बात मैं कहता, दोनों ही बार जो माली है वही कटिबद्ध होता है निकालने के लिए, क्योंकि इस पूरी कहानी में वही सबसे कमजोर निरीह पात्र है और सबसे दबा कुचला पात्र है, लेकिन उसी के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है, उस दबे हुए आदमी के प्रति दर्द और पीड़ा का एहसास है। तो वो दो बार कोशिश करता है, दोनों की प्रसंग आपको इसमें ढूंढना है और ढूंढकर अपनी क्लास नोटबुक में इसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हास्य तो है ही है, कई जगह ऐसे आए हैं कि हमें हंसी आती है, लेकिन इस कहते ना, इसी में व्यंग छिपा हुआ है, इसी में त्रासदी छिपी हुई है, क्योंकि त्रासदी तभी उत्पन्न होती है जब कोई चीज घटे और उसके जस्ट खिलाफ बात की जाए। उसे जब निकालने की बात की जाती है, माली करता है, तो वो क्लर्क सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं कि अपने बड़े अधिकारी से उससे बड़े अधिकारी, अंत में मंत्रालय, मंत्री से फिर नीचे, मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बड़ी हास्यास्पद लगती है, लेकिन इसमें करुणा भी पैदा होती है कि एक इंसान के बारे में कोई चिंता नहीं की जाती। इसी तरह से उसे काटकर निकालने की बात की जाती है, पेड़ को न काटा जाए बल्कि इस आदमी को ही काट लिया जाए। या फिर जब विदेश मंत्रालय की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि क्या दो देशों से संबंध को बनाए रखने के लिए एक आदमी की भी बलि नहीं दी जा सकती? तो ऐसे ढेर सारे ऐसे लगातार इसमें प्रसंग हैं, और जो सरकारी विभागों की विवेकहीनता और उनकी संवेदनहीनता का पता चलता है, और इसी विवेकहीनता संवेदनहीनता में ही करुणा छिपी हुई है। इसी से करुणा का सृजन होता है कि यहाँ पे करते कुछ अलग हैं कि जब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन सफल होगा लेकिन यह आदमी मर जाएगा, तो यहाँ पे हंसी तो आती है, लेकिन उस डॉक्टर की इस कहते हैं कि किसने एमबीबीएस की उसे डिग्री दे दी कि ऑपरेशन कैसे सफल होगा जब वो आदमी मर जाएगा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन सफल होगा लेकिन ये आदमी मर जाएगा, तो कैसा सफल ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन की सफलता या असफलता का संबंध इंसान के स्वास्थ्य से होता है कि केवल काटकर जोड़ देने से होता है? तो यहाँ डॉक्टर की जो मानसिक स्थिति, उसकी योग्यता और उसकी विवेकहीनता के पीछे का जो भाव है वो करुणा ही है। जो कल्चरल विभाग का सचिव जो आता है वह कहता है कि मैं तुम्हें वजीफा दे सकता हूं, तुम्हें अपने कमेटी का मेंबर बना सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकता। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी करुणा है। वो आके कहता है दबे हुए आदमी से कि मिठाई खिलाओ, तुम अकादमी के सदस्य बन गए हो। इसके पीछे का क्या आप दर्द का एहसास लगा सकते हैं? कितनी कि एक दबा हुआ आदमी मर रहा है, करा रहा है, और इस अधिकारी को मुबारकबाद देने की सोच रही है, मिठाई खिलाने की सोच रही है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ही करुणा पैदा कर रही हैं। अधिकारियों की संवेदनहीनता और उस संवेदनहीनता के फलस्वरूप उपजा जो परिणाम है वो करुणा पैदा कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे ढेर सारे यहाँ पे मुझे तो लगता है कि शुरुआत से अंत तक इसमें
हास्य व्यंग और करुणा की अंतरधारा साथ ही साथ चल रही है। हर घटना के पीछे, यहाँ के कर्मचारियों के हर वक्तव्य के पीछे व्यंग है और इस व्यंग से ही करुणा उपजती है, इस व्यंग से ही करुणा का सृजन होता है। इस पाठ के आसपास का जो तीसरा प्रश्न है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हां तो क्यों और नहीं तो क्यों? माली की जो स्थिति परिस्थिति है वो बेहद निरीह, कमजोर और सबसे छोटे कर्मचारी के रूप में है। यह भी दिखाई पड़ता है कि उसके अंदर संवेदनशीलता है, उस दबे हुए इंसान के प्रति दर्द की अनुभूति है और इसीलिए उसे वो 2 बार निकालने का प्रयास भी करता है। उसे बार बार ढांढस बताता है कि तुम्हारी फाइल चल रही, जल्दी ही तुम निकाल लिए जाओगे इस दबे हुए इस पेड़ के नीचे से। उसे खाना भी खिलाता है उस पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के। तो एकमात्र वही व्यक्ति है। मैं समझता हूं सिस्टम का जो दबा हुआ कुचला हुआ इंसान ऐसा ही है। अगर मैं सरकार उस माली की जगह पे होता तो 2 चीजें हैं। अगर मैं खुद निर्णय लेता उस इंसान के बारे में निकालने के लिए, जैसा कि माली ले सकता था, लेकिन उसके लिए उसे सारे खतरे मोल लेने पड़ते कि कैसे तुमने उस व्यक्ति को निकाल लिया बिना सरकारी आदेश के, और उसकी जिंदगी, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता और ढेर सारी उसके साथ जो सरकारी जो कठोर कार्यवाही है उसके साथ की जाती। ऐसा सरकारी विभागों में अच्छा काम करने पर भी होता है। जहां तक मेरी अपनी बात है कि ये उस समय की मेरे रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि मैं किसी व्यक्ति के लिए मैं कितना सैक्रिफाइस कर सकता हूं। अगर मेरे अंदर सैक्रिफाइस करने की, बलिदान करने की, दूसरों के दुख दर्द पर खुद को न्यौछावर हो जाने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित रूप से मैं कुछ बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को निकाल लेता। उसके बाद जो होता देखा जाता। सरकारी कार्रवाई होती, मैं इस नौकरी से निकाल दिया जा सकता था, मेरे खिलाफ जो जुर्माने की भी कार्रवाई हो सकती थी। तो अगर मैं इस चीज को झेलने के लिए तैयार होता तो निश्चित रूप से मैं उस बंदे को निकाल लेता। क्योंकि यहां पर माली बेचारा निरीह है, सबसे छोटा कर्मचारी है, इसलिए वो यहां नहीं कर पाता। हम भी एक आम नागरिक की तरह शायद ऐसा ही करते, लेकिन अगर मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक, कहते हैं, निस्वार्थ भाव से उस दर्द को, पीड़ा को महसूस करके हर कुर्बानी देने की प्रवृत्ति होती, तो निश्चित रूप से मैं उस बंदे को, उस दबे हुए व्यक्ति को बिना सोचे समझे निकाल लेता। क्योंकि जब जीवन की बात आती है तो कहते हैं ना कि सारी सोच और समझ एक तरफ और इंसान का जीवन एक तरफ। तो मैं यहां पर बिना सोचे समझे उस बंदे को पहले बचाता और बचाने के बाद जो स्थिति होती देखा जाता, उसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा। शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। तो जो शीर्षक की जहां तक बात आती है, मुझे एक टीवी पे एक धारावाहिक आता था, फाइल, जिसमें सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार की, उसके अंतर्गत घटने वाली विभिन्न कर्मचारियों की मानसिकता की और उनके पूरे सरकारी कार्यालयों के कल्चर की एक पूरी की पूरी कंप्लीट झांकी उसमें दृष्टिगोचर होती थी। वो बड़ा ही हास्य व्यंग से संबंधित वो धारावाहिक था और जिसमें जामुन का पेड़ भी मुझे लगता है कि उसका एक पार्ट मैं मान सकता हूं। तो मुझे लगता है कि फाइलों का महत्व इसका एक शीर्षक हो सकता है।
दूसरा हो सकता है कि सरकारी लाल फीताशाही। तीसरा शीर्षक हो सकता है संवेदनहीन कार्य व्यवस्था, संवेदनहीन व्यवस्था। चौथा हो सकता है कि सरकारी नजरिए में एक आम आदमी का महत्व। तो ऐसे कई और भी शीर्षक हो सकते हैं। आप अपनी समझ से, अपने विवेक से मेरे बताए गए शीर्षकों को भी लिख सकते हैं और अपनी समझ और विवेक से जो शीर्षक आपके दिमाग में आए वह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह पाठ पूरा होता है और इसके जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं उन सारे प्रश्नों को आपको अपने क्लास नोटबुक में लिखना है। और इसके बाद मैं अगला जो एक काव्य का जो अगला चैप्टर मैं नेक्स्ट डे शुरू करने जा रहा हूँ।